स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे। और मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो टॉपिक जो चल रहा था वो था स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में मैंने तमाम सारे राज्यों के बारे में बताया था। जौनपुर हुआ, गुजरात हुआ, मालवा हुआ, कश्मीर हुआ। उसी सीरीज में मैंने आपको लेके चला था विजयनगर साम्राज्य की तरफ। और विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड मैंने आपको दो वीडियो दे दिया है, जिस दो वीडियो में मैं विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि और विजयनगर साम्राज्य पे रहने वाले संगम, सालू, तुलु और आराविडु राजवंशों के बारे में पूरी बातचीत किया था। उन दो वीडियो में आज मैं विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड तीसरी वीडियो लेके आया हूं, यानी कि पार्ट 3, जिसमें स्पेशल हम लोगों की क्लास चलने वाली है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, मुद्रा, व्यापार और ऐसे तमाम सारे मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, जिसको विजयनगर साम्राज्य की पूरी राजवंश भरी कहानी को पढ़ते समय इन चीजों का वर्णन नहीं किया गया था। आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो इसको समझने से पहले आपको वो दोनों वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो हो सकता है कि आप ये भी कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ ऐसी ही बातें केवल मास्टर ने बता करके निकल गया। तो आपको तीनों वीडियो देखना पड़ेगा कंप्लीट विजयनगर साम्राज्य को समझने के लिए। हम अपने टॉपिक का करते हैं शुरुआत। उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और जहां तक हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग हमें समर्थन देंगे, सहयोग देंगे, मेरा साथ देंगे तो निसंदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। तो मैं चलता हूं सीधे आपको लेकर के अपने टॉपिक पे, जो मेरा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 3, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित उन मुद्दों पे करेंगे बातचीत जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभकारी है। तो विजयनगर साम्राज्य में देखा जाए तो जो शासन का आधार था, मैंने सारी कहानी आपको बता चुका था कि साम्राज्य जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये स्थापित हुआ था। हरिहर बुक्का नामक दो भाई थे, संत विद्यारण नामक के अपने गुरु से प्रभावित हुए। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने दोबारा हट गया, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिए और उन्होंने कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। राजधानी हम्पी में बनाया, भाषा तेलुगु था और उस पे चारों राजवंश जो आए उनकी सारी डिटेल की कहानी दिया। आज मैं केवल बातचीत करता हूँ प्रशासन से। तो शासन का जो आधार था, अगर देखा जाए जो शासन का आधार था वो केंद्रीयकृत राजतंत्र के रूप में विजयनगर साम्राज्य स्थापित, विकेंद्रीकृत नहीं था, केंद्रीकृत था और लोकतंत्र के रूप में नहीं था, राजतंत्र के रूप था। मतलब राजा ही सर्वे सर्वा वहां होता था। जहां भी जिस देश में राजतंत्र होता है वहां दो चीज आपको दिखाई देगा कि जो शासन का आधार होता है उस राजतंत्रात्मक देश में, तो शासन का आधार वंशानुगत होगा। अगर राजतंत्र है, जैसे आज की हम बात करें ब्रिटेन को, तो वो राजतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्र है, यानी कि राजशाही लोकतंत्र रखता है। वहां शासन का जो मुखिया है ब्रिटेन का, वो आज भी राजा का लड़का ही राजा बनता है, यानी कि वंशानुगत परंपराएं आज भी चलती हैं। हम बात करें अपने भारत देश का, तो हमारा भारत देश राजतंत्रात्मक लोकतंत्र नहीं है, राजशाही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। यानी कि यहाँ का जो प्रमुख है हमारे भारत देश का, वो राजा नहीं है, वो वंशानुगत नहीं है। यहाँ का प्रमुख राष्ट्रपति एक बार बन गया तो जरूरी नहीं है कि जीवन भर राष्ट्रपति रहे, या ये भी जरूरी नहीं है कि उसका होने वाला औलाद राष्ट्रपति ही होगा, ये जरूरी नहीं है। अगले निर्वाचन में उनको हटाया भी जा सकता है। तो शासन का आधार यहाँ केंद्रीकृत राजतंत्र था विजयनगर का। अगर केंद्रीकृत था तो दो बात मैंने बताया, तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहला बात है कि वहां का जो शासन का आधार होगा वो राजतंत्र वंशानुगत होगा, वंश परंपरा से चलेगा। दूसरी बात ये क्लियर हो जाएगा कि जो राजा होगा, जो वहां पे राजा सर्वोच्च पद होगा वो राजा का होगा।
ये दो बात तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी राजतंत्रात्मक देश आप देख रहे हैं तो ये दो बात तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में भी ऐसा दिखाई देता। राजा के बाद जो होने वाला उनका उत्तराधिकारी था उसको युवराज कहा जाता था। और युवराज जो ये थे, जब ये गद्दी पर बैठते थे, राज्याभिषेक इनका जब होता था तो उसको युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये भाषा। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो राज्य जो था वो निरंकुश था। यहाँ एक बात आपको गौर करना है, निरंकुश तो राज्य था किंतु बर्बर नहीं था। निरंकुश का मतलब यह है कि जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, जो स्वतंत्र हो, जिस पर कोई बंधन अधिरोपित न किया जा सके। इसका मतलब यह भी निकल सकता है कि अगर कोई राष्ट्र किसी बंधन अधिरोपित के बगैर अपनी सत्ता का संचालन कर रहा है तो हो सकता है कि उसके मर्जी में जो आए वो करता रहे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में ऐसा नहीं था। उसके ऊपर भी बंधन अधिरोपित किया जा सकता था। यानी कि कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के वो बर्बर नहीं था, क्रूर नहीं था, क्रूर शासन व्यवस्था नहीं चल रहा था। निरंकुशता का और प्रशासनिक जो कार्य थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो निरंकुश था, जिसपे अंकुश नहीं लगाया जा सकता था, तो ऐसा नहीं था कि वो एकदम बर्बर था। उसकी निरंकुशता और उसकी प्रशासनिक कार्यों को सहयोग करने के लिए ऑलरेडी एक बनाया गया था सभा या दल, जिसको कहा जाता था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होती थी। जैसे आज हमारे यहाँ राजा होते हैं, हमारे यहाँ देखा जाए सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति कहीं निरंकुश न हो जाए, इसलिए राष्ट्रपति को समय समय पर कोई भी काम करना रहता है तो ज्यादातर वो मंत्री परिषद के सलाह का बगैर काम नहीं करता। मंत्री परिषद के सलाह के बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा तानाशाही को उतर जाएंगे तो आप पढ़े होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया को जारी करके उनको गद्दी से हटा दिया जा सकता है अगर वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को अछूड़ रखने में असमर्थ हो जाते हैं या कानून व्यवस्था को कुछ गड़बड़ करने लगते हैं, तो ऐसा नियम। इसी तरह से यहाँ देखा जाए तो निरंकुशता और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। और मंत्री परिषद का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको प्रधानी कहा जाता था या महाप्रधानी बोला जाता था। जो मंत्री परिषद का गठन किया जाता था विजयनगर साम्राज्य के दौरान देखा गया है, उस मंत्री परिषद में टोटल 20 सदस्यों को रखा जाता था। यानी 20 सदस्य जो होते थे वो 20 सदस्य मंत्री परिषद के रूप में होते थे। और उन 20 सदस्यों में जो मुखिया होता था उसको सभा नायक कहा जाता था। जैसे आज हम लोगों के यहाँ देखा जाता है, हूबहू इसी तरह की व्यवस्था उस समय चलते थे। सर्वोच्च शिखर पर आने वाला जो राष्ट्र होता था, यानी कि मंडलम, जो राज्य होता था यानी जो देश होता था, वो वालानाडु में बटा हुआ था, यानी कि राज्य जिलाओं में बटा हुआ था। और देखा जाए जिलाएं जो थी वो नाडुओं में बटी थी, यानी कि कह सकते हैं जिला जो था परगना में बटा हुआ था। परगना जो था वो मेलग्राम, यानी कि 50 गांवों के समूह को मेलग्राम कहा जाता था। तो ये ग्राम सभा के रूप में बटा था। और अंततोगत्वा देखा जाए तो उर जो अंतिम में है यानी कि गांव के रूप में था, यानी गांव हुआ। और 50 गांव जब मिलते थे तो मेल ग्राम बन जाता था, यानी कि ग्राम सभा जैसे कह सकते हैं आज का। और मेल ग्राम जो था ये जैसे आज हम लोगों के यहाँ देखते हम लोग गांव है, ग्राम सभा है, परगना है, जिला है, राज्य है, खूब इसी तरह से व्यवस्था उस समय भी दिखाई देती थी। उस समय की जो शासन व्यवस्था चलती थी तो राजस्व का जो स्रोत रखा जाता था, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स लेती है। आज हमारी गवर्नमेंट को देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट कई तरह के टैक्सेस को लेती रहती है। तो जो कर लेती है सरकार अपनी सत्ता, अपने राजकोष को संचालित करने के लिए, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी देखा गया। और राजस्व का जो स्रोत था वो भूमि कर था। और ये भूमि कर उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। इसके अलावा उपज का जो प्रमुख कर था और सबसे बड़ा जो कर उस समय लिया जाता था वो था शिष्ट। उसको शिष्ट कहा जाता था। जो सबसे ज्यादा कर देने वाला क्षेत्र था वो शिष्ट कहलाता था। जो लोग नायक होते थे उस समय, नायक जो होते थे उन नायकों को कुछ दान में जमीन दे दी जाती थी। याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस का सवाल पूछा जा चुका है और ये संभवतः यूपीएससी में भी संभवतः ये आ चुका है। स्टेट पीसीएस तो क्लियर है, ये सवाल पूछा गया था अमरम के बारे में। तो अमरम क्या था? नायकों को दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको अमरम कहा जाता था।
विजयनगर साम्राज्य में ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा स्वर्ण सोने के धातु के सिक्के बहुत ज्यादा प्रचलित थे। सोने के धातु के सिक्के इतनी ज्यादा प्रचलन में थे कि उससे अंदाजा लगाया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य कोई मामूली सी साम्राज्य नहीं था, बल्कि काफी संपन्न साम्राज्य के रूप में था। और कहा जाता है कि जो स्वर्ण धातु बहुत ज्यादा प्रचलन में थे, इन स्वर्ण धातुओं में देखा जाए तो सोने के जो सिक्के बना करके चलाए जाते थे, ये भी पूछा हुआ सवाल है, उसको बराह कहा जाता था। सोने के सिक्के को बराह कहा जाता था। जो सोने का सिक्का छोटा होता था उसको फड़म कहा जाता था, ये भी सवाल पूछा गया है। और चांदी का जो छोटा सिक्का होता था तार कहा जाता था, ये भी सवाल पूछा गया है। इन सारी बातों को आपको रट्टा मार के रखना। सोने के सिक्के के संबंधित विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कुछ कहानी ये आती है कि उसमें जो हरिहर नामक शासक आते हैं, वो जो सोने के सिक्के चलाते हैं उसमें हनुमान जी का और गरुड़ जी का आकृति खुदवाते हैं। वहीं देखा जाए तो जो संगम वंश से रिलेटेड थे, जो सालू वंश आते हैं उसमें जो तुलु वंश आते हैं, उन तुलु वंश से रिलेटेड अगर देखा जाए तो तुलु वंश द्वारा जारी जो सोने के सिक्के थे उस पे बैल और गरुड़ की आकृति को अंकन करवाया जाता था। स्पेशल जब सदाशिव राव की सरकार आई थी तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण की आकृति को अंकन करवाया था। और तिरुमल ने जब आया अपनी सत्ता को लेकर के तो सोने के सिक्के पे सूअर की आकृति को अंकन करवाया था, ऐसा कुछ साक्ष्य मिलता रहता। इसके अलावा देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की जो सेना थी वो आपको याद रखना है 4 भागों में बटी हुई थी। एक सेना जो थी पैदल टुकड़ी पे काम करती थी, दूसरा अश्वरोही थे घोड़े वाले, तीसरा हाथी और चौथा ऊंट। ये 4 सेनाओं 4 तरह से सेनाओं को विभक्त किया गया था। सामाजिक दस्तावेजों को अगर ध्यान में रखा जाए, विजयनगर प्रशासन को अगर एक नजर विजयनगर प्रशासन पे अगर प्रकाश डाला जाए तो उस समय की समाज में कहा जाता है कि दास प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का भी प्रचलन था और देवदासी यानी कि देवता को देव की दासी बनने के लिए जो लड़कियों को लेके जाया जाता था मंदिर में देव की दासी के रूप में, इस तरह की प्रथा का भी प्रचलन था। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है कि ये प्रथाएं ज्यादातर स्वेच्छा से संपन्न की जाती थी। अगर आप स्वेच्छा से चाहते हैं कि दास प्रथा हम बने या चाहती हैं सती प्रथा या देवदासी प्रथा का पालन करें, तभी ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि जबरन ऐसा कोई काम करवाया जाता था। इसके अलावा पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं दिखाई देता है। ये ऑलरेडी लाइन में लिखा हुआ सवाल पूछा हुआ है। और वर्ण व्यवस्था जो थे उस समय भी 4 ही थे। एक था विप्रलु, दूसरा राजलु, तीसरा मोती कीर्तलु था और चौथा जो था नलो जातिवय था। इसको कह सकते हैं ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र। इस तरह से जैसे हमारे यहाँ चलता ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह की कई परंपराएं दक्षिण के क्षेत्रों में विजयनगर साम्राज्य में भी देखी जाती थी। बाकी भाषा क्या था, राजधानी क्या था, ये सारी बात मैं अपने पहली वाली वीडियो में कर चुके थे। एक बार सवाल पीसीएस ने बड़ी अच्छा किस्म का उठाया था कि जो ये कुरुवय है ये किस चीज का किस्म, ऐसा कुछ करके पूछा था। ये चावल का ही एक किस्म है, विजयनगर साम्राज्य से ताल्लुकात रखता था और इसके उपज का 1/3 हिस्सा दिया जाता था। इतनी सारी बातें आप विजयनगर प्रशासन से रिलेटेड याद रखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देख लेते हैं तो हमें लग रहा है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड शायद ही सवाल आपसे वंचित हो, वरना सवाल आपका आएगा नोटबुक से ही आएगा, ये मेरा दावा। तो आप तीनों वीडियो को इसको आप नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इसका बना दीजिएगा आप नोटबुक। साथ साथ सारी पढ़ाई को जीएस का नोटबुक कंप्लीट रखते चलिएगा। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो मैं लेकर के आऊंगा बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड। विजयनगर तो हो गया, बहमनी के साथ में अपनी अगली क्लास का संचालन करूंगा आप लोगों के बीच में। और आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा, गुजारिश होगा कि अभी भी आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के समर्थन से हमारी हौसलाएं बढ़ती रहें और मैं भरपूर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। तो लेता हूं मैं आप लोगों से इजाजत और मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में बहमनी साम्राज्य के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।